नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, अभी इन दिनों एक खबर चल रही है कि 22 लाख रैंक किसी बच्चे की थी और उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलर्ट हुआ है। इसके अलावा भी एक्चुअली एक लिस्ट है 1,15,000 लगभग बच्चों की, जिनको पिछले साल जो है वो एडमिशन मिला है। उस लिस्ट में कुछ 15-16 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है। इस पर काफ़ी बहस भी चल रही है। तो जो मुझे समझ में आता है वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। किस निष्कर्ष पर हम फाइनली पहुँचते वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और ये मैटर है क्या, 2-3 चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ कि क्या सर ऐसा पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन यह क्रिएट होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि क्वालिफाइंग मार्क्स उसने अर्जित ही नहीं किए तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो मैं आपके लिए बता दूं नॉलेज के लिए कि ये 100% पॉसिबल है। ये आपका एनटीए का ही जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये मेंशन है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिफारिश पर ये कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज लोअर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू दैट एकेडमिक ईयर। मतलब यह प्रावधान किया जा चुका है या है ऑलरेडी। 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके लिए ही हल्ला हो रहा है। 2024 की लिस्ट आई है लेटेस्ट। तो 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तब भी यदि उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर चाहे गवर्नमेंट तो उस क्वालिफाइंग मार्क्स को नीचे ला सकती है। तो ये तो एक बात तो तय हो गई कि बिना क्वालिफाइंग मार्क्स के भी विशेष परिस्थितियों के अंदर, ये कोई जनरल कंडीशंस नहीं है, बिल्कुल 100% ये तय बात है कि जनरल कंडीशंस नहीं है। पर हम उस 1,15,000 की लिस्ट में बात भी तो जनरल नहीं कर रहे हैं ना, हम 1,15,000 की लिस्ट में बात ही 15-16 की कर रहे हैं। जब आप 1,15,000 में 15-16 की बात करोगे तो वो स्पेशल केस हो भी सकते हैं। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, चीजें और अच्छे से देखते हैं। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलने नहीं आया हूं, लेकिन क्योंकि आपको आदत है, ये अच्छे से पता है कि मेरी आदत है, जो चीज ऑथेंटिक लगती है, जो क्लियर लेती है, वही मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो सबसे पहले ये बात कंफर्म है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है, आराम से गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। कुछ थोड़ा विजिबिलिटी का इश्यू रहेगा पर मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो यह स्पष्ट है कि भाई ऐसा प्रोविजन है, सबसे पहली चीज। फिर ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी कैटेगरी के अंदर, हमको जो कैटेगरी मालूम है उनमें कि सर ऐसे कैंडिडेट ही नहीं मिले जो क्वालिफाई नहीं और आपको नीचे जाना पड़े, ऐसे तो हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो बेटा देखो, इस तरह की कैटेगरी ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होती है 15% पे, लेकिन हर स्टेट के अंदर 85% जो है ना, जो उनके अधिकार क्षेत्र है, उसमें बहुत तरह की कैटेगरी होती है, बहुत तरह की कैटेगरी होती है, आपने सुनी भी नहीं होगी। तो यहां पर ये आप कैटेगरी नहीं जानते, ये इशू हमारा है, मतलब हम नहीं जानते थे, हमारी प्रॉब्लम है। कैटेगरी बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो सुनते हो कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यही कैटेगरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। स्टेट लेवल पर बहुत तरह के रिजर्वेशन हैं, बहुत तरह के। एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं, स्टेट लेवल पर है वो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। ये आपका छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि वो 22 लाख वाला जो बच्चा है वो छत्तीसगढ़ का ही है। तो यहां पर जब हम इसकी लिस्ट देखते हैं, जो आपके कैटेगरीज है, ये छत्तीसगढ़ की कैटेगरीज है, तो यहां 15 कैटेगरी का रिजर्वेशन है। वी हैव 15 कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन इन छत्तीसगढ़। और हम क्या जानते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या एक आधा कोई और, 15 तरह के रिजर्वेशन हैं उस 85%। और इसमें से ज्यादातर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे एक कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब में एक्स सर्विसमैन, ठीक है, स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल, स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब मेल, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, चलो ये तो ईडब्ल्यूएस ही है। इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब में मेल है, फीमेल है, अलग है, और स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब भी इसके अंदर दिख रहा है। ओपन फ्रीडम फाइटर क्लास, ओपन एक्स सर्विसमैन क्लास। तो ये तो ऐसे हैं जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं कभी कि स्पेशल ट्राइब मेल, स्पेशल ट्राइब फीमेल। शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी तो हम जानते हैं, स्पेशल एसटी भी मेल और फीमेल भी लगता है। फ्रीडम फाइटर में भी आपका एसटी वाइज अलग है,
और जो पुराने जो सैनिक रहे हुए जिनके घर पे एक्स सर्विसमैन है, उनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। डिफेंस में भी 3 कैटेगरी D1, D2, D3 होती है। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये 15 तरह के रिजर्वेशन आपके सामने है, और मैं मानता हूं कि इनमें से 10 के नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे जीवन में। 10 के बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी रिजर्वेशन है। और देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ की कहानी है, ये जम्मू एंड कश्मीर की बात है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के भी हैं। वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है। ओपन भी है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट पुलिस पर्सन, वहां पुलिस पर्सन वाले को भी मिलता है, हर स्टेट में नहीं मिलेगा, वहां मिल रहा है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, स्पोर्ट्स कैटेगरी, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, पहाड़ी जो लैंग्वेज है ना वो बोलने वालों को अलग से रिजर्वेशन है। रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजॉइंग टू एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में जो रहता है, क्योंकि उनके घर पर बमबारी होती रहती है, उनको भी सरकार ने अलग रिजर्वेशन दे रखा है। और हम यहां से बैठे बैठे यदि ये ब्लेम करते हैं कि भाई ऐसे कौन से रिजर्वेशन, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो अब देखिए, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्टेट में हम सोच भी नहीं सकते उस तरह के रिजर्वेशन मौजूद है। ऐसा भी रिजर्वेशन है कि आप एलओसी के पास में रहते हो तो आपको वहां पर भी रिजर्वेशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 16 बच्चे सही हैं कि फ्रॉड है, वो बात उस पर भी आएंगे हम, कंक्लूजन क्या है उस पर भी मैं आऊंगा। अभी मैं आपको केवल कुछ फैक्ट बता रहा हूं ये। और अभी जम्मू कश्मीर ही चल रहा है, पहाड़ी स्पीकिंग हो गया, रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजस्टिंग हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कारगिल, कारगिल के एसटी को अलग से मिला हुआ है। एसटी लेह, जो लेह लद्दाख के अंदर लेह है ना, वहां के एसटी को अलग से रिजर्वेशन मिला हुआ है। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, इनको अलग से रिजर्वेशन मिला हुआ है। यानी कि आप लेह के एसटी हैं तो वहां अलग रिजर्वेशन लगता है, आप कारगिल के एसटी है तो वहां आपको अलग रिजर्वेशन मिलता है। कहने की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 15 से 20 प्रकार के रिजर्वेशन है जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं होगा कभी। और ये जो 85% स्टेट कोटा होता है उसके अंदर ये सब चीजें लागू होती है। हर कॉलेज में कुछ सीटें फिक्स होती है, ठीक है ना, एक ये चीज होगी। दूसरी, वेस्ट बंगाल का भी नाम आ रहा है। वेस्ट बंगाल में तो कुछ अलग ही तरह का है, वहां पर नॉमिनीज का एक अलग कोटा चलता है। नॉमिनीज का कोटा चलता है, लगभग 10 सीटें वेस्ट बंगाल में नॉमिनीज के नाम पे होती है, जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कभी किसी पूर्व महारानी की तरफ से आती है। इस तरह के वहां नॉमिनीज का भी सिस्टम चल रहा है। मतलब आपको, अब देखो, जब कोई नॉमिनी होता है इसका मतलब उसने क्वालिफाई करना उसका जरूरी नहीं है। जब वो नॉमिनेट होगा तो क्वालिफाई किए बिना भी मिल जाएगा कॉलेज तो उसको। यहाँ 10 सीटें हैं, आपको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल में 10 सीटें ऐसी हैं जो नॉमिनीज के लिए होती है। नॉमिनीज का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है कि किस कॉलेज में कौन से नॉमिनी को हम देंगे, और हर कॉलेज का एक नॉमिनी का डिटेल यहाँ बता रखा है। बहुत ही अलग अलग किस्म की नॉमिनीज हैं इसके अंदर, तो 10 सीटें ऐसी होती है। कुल मिलाकर के हमारा नॉलेज अभी उतना वास्ट नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल एक लिस्ट देख करके और किसी को भी ब्लेम कर सकें। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है ये फ्रॉड हो, मान लेते हैं बैकडोर एंट्री हो, पर क्या आज हमने ये बात सिद्ध की है? क्या हमने ये चेक किया है कि ये बच्चे एक्चुअली के अंदर उस कैटेगरी में आ रहे थे या फिर बैकडोर एंट्री ही है? अरे मान लेते हैं कि है, पर क्या ये सिद्ध हो गया है कि ये बैकडोर एंट्री है? मैं ये कहता हूं कि बाई चांस इनमें से कोई एक शहीद की कैटेगरी का कोई बेटा या बेटी हुई, ठीक है, जो अपने मतलब देश के लिए जिसने जान न्यौछावर कर दी है, उसको इस कैटेगरी में मिल गया, जिस भी प्रकार से मिला। हमने पीडीएफ में उनके नाम दे दिए, चलो वीडियो में छुपाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ के अंदर नाम दिए। अब आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो शर्मसार होने वाली बात नहीं है भाई। पता करने के बाद आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हो सकता है फ्रॉड हो, मेरे को भी जानकारी नहीं है कि वो 15-16 बच्चे किस कैटेगरी के हैं या फिर बैकडोर एंट्री है, पैसे दे के आए, बहुत संभावना है। पर जब मुझे पता ही नहीं है कंफर्म, तो मैं इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकता हूं? इस तरह से मैं कैसे कह सकता हूं कि ये सब चोर है या स्कैम हो रहा है? कहीं तो पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दें कि इंडिया में तो ऐसा ही करप्शन चलता। अरे प्रभु, पहले जांच तो लो, आरटीआई लगाओ, पता करो कि उसमें कोई गड़बड़ है तो बिल्कुल उसके विरोध उठना चाहिए। देखो, सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, उठाना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आप खुद कंफर्म तो हो कि जो हम सवाल जिस पर उठा रहे हैं वो वास्तव में दोषी है। उसके बाद तो बिल्कुल करना चाहिए विरोध। पर अभी हो सकता है इस तरह की कोई स्पेशल, अच्छा मुझे बताओ, आज से 4 दिन पहले आपको ये रूल मालूम था कि क्वालिफाई नहीं होने के बाद भी कॉलेज मिल सकता है? रूल मालूम था? नहीं मालूम था। आज से पहले आपको ये पता था
जम्मू एंड कश्मीर वालों को पता होगा। हम यहाँ बैठे बैठे हमको ये मालूम है कि एलओसी के पास में रहते हैं उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। आज से पहले आपको ये पता था, पश्चिम बंगाल वालों को पता होगा, हमें क्या ये पता था कि नॉमिनीज का भी सिस्टम चलता है? नहीं मालूम ना। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये कैंडिडेट जेन्युइन हो? पॉसिबल है कि नहीं है? इतना सा बात आप मुझे बताइए। संभव है ना, मैं ये नहीं कह रहा जेन्युइन है, पर पॉसिबिलिटी तो है। हमने कहां क्रॉस चेक कर लिया अभी इनको? क्या हमने एक एक का डेटा निकाल लिया? क्या हमारे पास उनका रिकॉर्ड है कि किस कैटेगरी के तहत उनका हुआ है? मैं तो कहता हूं एक भी उसमें यदि ओरिजिनल है और उसे इस बात की वजह से प्रताड़ित होना पड़ता है तो ये दुख का विषय है। अब ये नॉमिनीज का सिस्टम क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, देखो वो उस बहस में पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, उस बहस में हम नहीं जा सकते। पर ये बात बिल्कुल अलग है कि एक कैटेगरी बना रखी है, उसके अंदर आपने बिना क्राइटेरिया फुलफिल किए उसको एडमिशन दे दिया है, वो एक अलग चीज है। और एक पूरा स्कैम घोषित हो जाना वो अलग बात है। क्योंकि होगा क्या, इस तरह से जो वर्तमान में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल टूटता है। हमारे अधूरे ज्ञान की वजह से उनका मनोबल तोड़ने का अधिकार हमको कैसे मिल गया भाई? वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको पता चलता है कि अरे भाई ये तो 100 नंबर वाला भी एंट्री मार रहा है, 50 वाला भी मार रहा है, मेरी मेहनत का तो कोई मतलब नहीं है। पहली बात, वो 1,15,000 बच्चों की सीट है, उसमें से 15 या 16 ऐसे कैंडिडेट है जो क्वालिफाइंग नहीं है। उनकी क्या स्पेशल कैटेगरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैं ये भी मानता हूं कि बैकडोर एंट्री भी होगी, हो सकती है, होता ही है, ऐसा कोई मतलब ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ क्लीन होगा। हो सकता है क्लीन हो सकता है कुछ मामले में गड़बड़ हो, पर आज की डेट में तो कोई कंफर्म तो किसी ने भी नहीं किया। तो हमने घोषणा कैसे कर रहे हैं हम लोग कि ये दोषी ही हैं? तो भाई कुल मिला के कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज हम कहें उस पर पर्याप्त रिसर्च करें। मुझे भी आज की डेट में मालूम नहीं है कि सच क्या है, पर एटलीस्ट मैं ब्लेम नहीं करूंगा उनको जब तक मैं कंफर्म नहीं। और हमें तो पता ही नहीं कि कैटेगरी कौन कौन सी होती है, हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़े करने लायक सबूत है क्या? सिर्फ इस बेस पे कि हमें ये मालूम है कि 40% से नीचे नहीं होता, 45% से नीचे नहीं होता है। इस बेसिस पे यदि हम क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे तो जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल भी जो है वो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। वो तो यही सोचते रहेंगे कि तो सारा सिस्टम ही करप्ट है, सब एंट्री बैकडोर हो रही है। अरे इस तरह का माहौल जो है वो किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है इस तरह की चीजें पहले भी हुई है, पेपर आउट भी होता है, सब कुछ होता है, पर उसमें सारे सिस्टम को लपेटना वो ठीक नहीं लगता है। विश्वास ही उठ जाएगा, फिर व्यक्ति का विश्वास ही उठा हुआ है तो वो देश के क्या काम आएगा और स्वयं के क्या काम आएगा। तो विश्वास उठाने का काम हम नहीं करेंगे। हो सकता है आरटीआई से पता चल जाए कि ये सही नहीं है, पर देखो एक सोचने वाली बात है कि पब्लिक डोमेन में ये लिस्ट अवेलेबल है 1 साल से। आप मुझे बताइए कि यदि इस तरह का कोई फ्रॉड हो तो उसको पब्लिक डोमेन में कौन डालेगा? कोई डाल सकता है? सोचने वाली बात ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम के तहत उसको फिट किया गया होगा, तभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें आई हैं। नियम के तहत फिट करना वो गलत है, मैं मानता हूं कि उसका आप फायदा उठाना, पर पूरे सिस्टम को स्कैम में शामिल कर लेना ये उससे भी बड़ी गलत बात है। तो कृपया करके पहले बहुत अच्छे से सोच समझ करके हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। ये आगे आज मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूं, क्योंकि बच्चों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। उनका विश्वास जब किसी सिस्टम पे से हट जाएगा ना तो वो प्रिपरेशन भी नहीं करेंगे, अपना समय जाया करेंगे, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और यदि उनको ये लगता है कि होना ही नहीं है कुछ तो फिर वो बिल्कुल वेस्टेज है। तो विश्वास रखिए तंत्र पर। कमियां हर जगह हैं, हमारे देश में भी है, हमारे सिस्टम में है, लेकिन इसके लिए ये कहना कि सारा ही सिस्टम करप्ट है वो गलत है। रही बात इनकी, तो आरटीआई लगा करके पता किया जा सकता है कि भाई ये किस कैटेगरी के तहत हुआ है। फिर ये पता चलता है कि नहीं ये तो गलत है तो बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, पर उसके लिए पहले पुख्ता ये जानकारी तो हो हमारे पास। वो मुझे नहीं लगता आज किसी के पास भी है। मुझे तो लगता है कि आज किसी से भी जो भी इस पर वीडियो बना रहा है उससे यदि पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर कितने प्रकार के रिजर्वेशन है तो उनको नहीं मालूम है। एसटी एससी ओबीसी के आधार पर ही बात हो रही है, तो हो सकता है किसी रिजर्वेशन में फिट हो रहे हुए। दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो मैं यहाँ किसी ऐसे डिस्कस पे नहीं पहुंच रहा हूँ। मेरे अनुसार ये कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में फिट किए गए होंगे, और ऐसा नहीं है तो वो आरटीआई से ही क्लियर हो सकता है। हम पहले से ये मानकर नहीं बैठ सकते कि पूरा सिस्टम करप्ट है। तो ये इस तरह का कुछ वीडियो चल रहा था, मैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, मैं केवल उसके विचार के खिलाफ हो सकता हूं यदि वो सही नहीं है। ये कंस्ट्रक्टिव विचार नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टिव विचार है। बिना पूरा रिसर्च किए इस बात को फैलाना कि सारा सिस्टम करप्ट है, दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिव थॉट। आई मस्ट से आपको कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। परेशानियां हर जगह है, मुसीबत हर जगह है, कहीं भी चले जाएंगे इस तरह की चीज आपको मिलेगी, पर इसकी वजह से आप प्रयास करना छोड़ दें वो गलत है। उम्मीद है बात मेरी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि
ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही हो। पहले पर्याप्त रिसर्च और सबूत जुटाने के बाद यदि वो दोषी है तो बिल्कुल सजा मिलनी ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।